दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम 1 या 2 दिन में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के इंग्लिश के लेक्चर्स भी अपलोड करने वाले हैं। तो उसमें थोड़ी सी 1 और 2 दिन का डिले ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे जो है आपको पता है कि टाइम नहीं मिल पा रहा। तो कल संडे है और संडे को मैं मार्केट जाऊंगा और मार्केट जा करके सारी चीज़ें अवेलेबल कर लूँगा दोस्तों, जिससे कि मैं आपको विद बोर्ड एंड फुल स्क्रीन पे विदाउट ये पीपीटी वगैरह मोड पर नहीं पढ़ा पाऊँगा, और फुली आपको जैसा आप चाहते हैं वैसा ही पढ़ाऊँगा। और आने वाले जो हमारे साइकोलॉजी के लेक्चर्स हैं वो भी इसी वजह से मैंने आज अपलोड नहीं किए। बस 1 या 2 दिन की और बात है दोस्तों, जिसमें हम कंटिन्यूअसली हम जो रेगुलर क्लासेस हैं वो शुरू कर देंगे। और वैसे आपको पता है कि एज आई प्रोमिस एज आई डू। ओके, तो दोस्तों तब तक के लिए आप से एक बार फिर से मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। तो उससे पहले हम शुरू करते हैं। हमारे जो ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है 2018 के 18 के जो फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं स्कूल लेक्चरर भर्ती में, जो बायोलॉजी में जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे फर्स्ट ग्रेड में, तो उनके बारे में आज डिस्कशन हम करेंगे। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, जो हमारा आज का पहला प्रश्न रहेगा वो रहेगा, निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो जैसे अनुकूल क्षमता, उत्साह, संवेगात्मक समायोजन, जीवन मूल्य एवं स्वयं के दर्शन की कमी। जबकि आपको पता है कि मानसिक स्वास्थ्य तभी मानेंगे हम जब जीवन मूल्यों एवं स्वयं के दर्शन में कमी ना हो। सीधी सी बात है, हमारा आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा 3 नंबर का, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए एडोप्टेबिलिटी होनी चाहिए, इंथुजियाज्म भी होता है एंड इमोशनल एडजस्टमेंट भी होता है, लैक ऑफ ऑन फिलोसॉफी वैल्यूज ऑफ लाइफ। यही आंसर ध्यान देना दोस्तों गलत हो जाएगा, जो कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ नहीं है। जब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से समायोजन समस्याओं का सामना बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों अर्थात अधिगमकर्ताओं को करना पड़ सकता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी समायोजन की समस्याओं का सामना हमें बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली बालकों को करना पड़ता है? तो सबसे ज़्यादा, तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर उपलब्ध साथियों से श्रेष्ठता का भाव होता है, मीन्स सुपीरियरिटी और अवेलेबल पीयर्स। जो भी साथी होते हैं उनमें सुपीरियरिटी का भाव प्रतिभाशाली विद्यार्थी में होना जरूरी है। शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी, लैक ऑफ टीचर्स रिकॉग्निशन सुपीरियरिटी। जो शिक्षक होते हैं वो बालकों को जो श्रेष्ठ होते हैं, तो बालकों की जो श्रेष्ठता है उसको थोड़ा कम आकलन करते हैं। माता पिता द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी और जो लैक ऑफ पेरेंटल रिकॉग्निशन होते हैं उसकी जो सुपीरियरिटी वो भी इसमें मायने रखती है दोस्तों। कारण ये है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं तो उनको अगर हम कहेंगे कि यार तू तो बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, तो हो सकता है बालक समझने लग जाए कि मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा हूँ। तो ये जो समस्याएं हैं कि एक तो जो साथी लोग हैं उसमें श्रेष्ठता का भाव होता है, उसमें जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षक उसको जो उसकी जो सुपीरियरिटी को रिकग्निशन होता है उसको कम आंकते हैं, और माता पिता भी यही काम करते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों विकल्प हैं वो सही हैं दोस्तों। इसका आंसर हम हो जाएगा सभी विकल्प सही हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो जो 2018 की वैकेंसी में पूछा गया था वो है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। पियाजे के अनुसार 2 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू पियाजे आर फॉलोज। तो 2 कौन सी है, तो उस पर हमें ध्यान देना है, जो आरपीएससी के द्वारा मानी गई है दोस्तों। कि ये जो प्रश्न है इसमें संगठन तथा अनुकूलन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडेप्टेशन, इसी को करेक्ट माना है। जो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक कार्यविधि है उसकी मुख्य विशेषताएं हैं संगठन एवं अनुकूलन या ऑर्गेनाइजेशन एंड एडेप्टेशन। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य है, जैसे अधिगमकर्ता को जानना है, विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना है, सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देना है,
असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना, ये इसका ऑप्शन होगा दोस्तों। इसमें टू अंडरस्टैंड पर्सन्स विद एबनॉर्मल साइकोलॉजी, तो एबनॉर्मल जो साइकोलॉजी है उसका प्रयोग करते हुए हम व्यक्तियों को समझते हैं, ऐसा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। तो 4 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य घटक सम्मिलित हैं। शैक्षिक प्रक्रिया में द की फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन एन एजुकेशनल प्रोसेस इंक्लूड्स, तो अधिगमकर्ता और शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम वातावरण। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों कि जो लर्नर एंड टीचर ये तो इंक्लूड होते ही हैं, साथ में लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, ये पांचों फैक्ट्स सम्मिलित होते हैं शैक्षिक प्रक्रिया में, टीचिंग प्रोसेस में, एजुकेशनल प्रोसेस में। इसीलिए बोथ 1 and 2 दोनों आंसर इसके हो जाएंगे। तो 3 नंबर का आंसर हो गया दोस्तों। चलो हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करने वाला जो कारक है वो कौन सा है? तो जैसे एक तो पहला ऑप्शन है हमारा शारीरिक कमी का होना या न होना, सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन, बच्चे के जन्म के उपरांत प्राप्त पोषण, सामान्य एवं असामान्य प्रसव। तो ध्यान देना दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है शारीरिक कमी का होना या न होना, ये शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। सकारात्मक एवं नकारात्मक जो पुनर्बलन होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फोर्समेंट, यह दोस्तों शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। इट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वह बी हो जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। बाकी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिफेक्ट प्रभावित करता है। न्यूट्रिशन रिसीव्ड बाय द चाइल्ड आफ्टर बर्थ प्रभावित करता है। एंड नॉर्मल और एबनॉर्मल डिलीवरी, यह भी जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चे का उसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विकास संबंधित है। तो विकास संबंधित है ग्रोथ से, मैच्योरिटी से एंड एज फैक्टर से। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, तीनों विकास से संबंधित है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही हैं, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, जो इस पेपर में पूछा गया था साइकोलॉजी से रिलेटेड। निम्न में से कौन सा प्याजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? प्याजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, which one is not a level of moral development? Then there are 4 options: moral authority, moral realism, moral equality, moral relativism। नैतिक अधिकार, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता। तो जो ऑप्शन आरटीसी के द्वारा माना गया यहाँ पर वो था मोरल ऑथोरिटी। नैतिक अधिकार जो है पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान देना, सत्य नहीं है। अब सत्य नहीं है में हमारे पास में 4 ऑप्शन है कि आईक्यू के विपरीत संवेगिक जो बुद्धि जीवन में सफलता की सर्वोत्तम पूर्व सूचना देती है। तो ध्यान देना कि जो आईक्यू के विपरीत इंटेलिजेंस जो क्वांटे होता है उसके विपरीत जो सामूहिक बुद्धि होती है वो जीवन में सफलता की सर्वोत्तम पूर्व सूचना देती है। यह भी सही बात है। तो इसका मतलब यह कथन सत्य है। सामूहिक बुद्धि एक इकाईगत क्षमता नहीं है, जबकि यह इकाईगत क्षमता है, तो यह कथन असत्य होगा। फिर अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, मेयर स्केल MEIS सामूहिक बुद्धि को मापने का उपकरण है। सही है दोस्तों ये बात। अगला ऑप्शन देखते हैं, संवेगों के दौरान हमेशा शारीरिक परिवर्तन भी साथ में होते हैं, तो यह भी करेक्ट है। तो अगर हम इन 4 ऑप्शन को देखते हैं तो ये जो सामूहिक बुद्धि एक इकाईगत क्षमता नहीं है, यही आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा और आंसर हो गया बी, जो कि असत्य कथन है। अगर हम इंग्लिश के ऑप्शंस में देखें तो अनलाइक IQ, इमोशनल इंटेलिजेंस में बी द बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ सक्सेस इन लाइफ, करेक्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट अ यूनिटरी एबिलिटी रिलेटेड टू बट इंडिपेंडेंट ऑफ स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस, तो ये इनकरेक्ट है। मेयर स्केल इज अ टूल फॉर मेजरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, करेक्ट है।
इमोशंस आर ऑलवेज अकम्पनीड विद फिजियोलॉजिकल चेंजेस, तो ये भी करेक्ट है। तो आंसर 2 हो गया। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग थ्योरी? तो शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग अधिगम का सिद्धांत है। प्रयास एंड त्रुटि, ट्रायल एंड एरर किसका? थॉर्नडाइक का, ये भी है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर का, ये भी है। अंतर्निरोध न्यूनीकरण सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ये भी है। इसका मतलब चारों ऑप्शन जो है अधिगम सिद्धांत के उदाहरण हैं। तो नहीं है, इसका मतलब एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो नहीं में आता है। इसका मतलब ये प्रश्न जो है आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न की बात करें तो अधिगम की विशेषता क्या है? तो अधिगम की जो विशेषता है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। अधिगम जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अधिगम उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य केंद्रित है। लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड। इट मीन्स ऑल द 3 ऑप्शंस आर करेक्ट एंड ऑल द 3 ऑप्शंस शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अधिगम की विशेषता ये तीनों ऑप्शन बता रहे हैं। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 4th नंबर का, सभी विकल्प सही हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा साइकोलॉजी का जो एग्जाम में आया था वो था कि किशोरा थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का गौण नियम है? थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए थे, 3 मुख्य नियम दिए थे और 2 गौण नियम दिए थे। चलो दोस्तों देखते हैं कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए जो नियम है उनमें से गौण नियम कौन से हैं। तो अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, ये दोनों मुख्य नियम में आते हैं, जबकि मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट, ये गौण नियम में आता है। तो आंसर हो गया हमारा 2। अगला प्रश्न है जिसको देखते हैं। चलो, किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता है। तो जो किशोरावस्था होती है उसमें सामाजिक विकास का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, इसका मतलब समूहों का निर्माण करता है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप, मैत्री भाव का विकास होता है। विद्रोह की भावना, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, इसका मतलब दोस्तों तीनों जो ऑप्शन है ये सामाजिक विकास की विशेषता है किशोरावस्था में। इट मीन्स आर आंसर इज ऑल दी अबव। 4th नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा। चलो हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमें 4 कथन है जिसमें से 3 सत्य हैं और 1 असत्य है। चलो देखते हैं कौन सा असत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता है, जबकि वह व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह कथन असत्य है दोस्तों। चलो फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है। यह भी करेक्ट है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है। यह भी करेक्ट है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। यह भी सही है। इट मीन्स हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। जिस क्या कहता है ये कहता है एजुकेशनल साइकोलॉजी डज नॉट डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव विजन अबाउट एजुकेशन, जबकि कॉम्प्रिहेंसिव विजन डेवलप करता है। तो ये आंसर हमारा हो गया। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम का सोपान है? देखो दोस्तों, अगर आप कंटिन्यूअसली इन वीडियोस को देख रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड दोनों में जब मैंने केमिस्ट्री और जो कॉमर्स के क्वेश्चंस पेपर डिस्कस किए थे तो प्रणाली उपागम का प्रश्न हर एग्जाम में था। तो आने वाले एग्जाम में भी हर पेपर में प्रणाली उपागम से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगातार इनकी जितनी आप स्टडी करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके दोस्तों, चलो चलते हैं, डिस्कस करते हैं 106 नंबर का क्वेश्चन। प्रणाली उपागम का सोपान है। तो सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट, सिस्टम ऑपरेशन एंड इवेल्युएशन, तो ये तीनों ही जो प्रणाली उपागम है, सिस्टम अप्रोच, उसके सोपान है। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 4th नंबर का। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न अभी तक मैंने 3 पेपर डिस्कस किए और तीनों पेपर में पूछे गए हैं। चलो डिस्कस करते हैं हम अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब यहाँ पर भी असत्य कथन को हमें ढूंढना है। तो हमें जो ढूंढना है असत्य कथन कि कोमल उपागम का संबंध निवेश, निर्गत तथा प्रक्रिया तीनों से होता है। तो हो सकता है कई ऑप्शन हमें हिंदी लैंग्वेज में समझ में नहीं आते तो हम इंग्लिश पे जा सकते हैं।
कोमल उपागम का इंग्लिश में मतलब होता है सॉफ्टवेयर अप्रोच। ओके दोस्तों, क्योंकि मुझे भी कोमल शब्द का मतलब पता नहीं है। कोमल का मतलब मुलायम, इतना सा हम जानते हैं, जबकि यहाँ हिंदी का मतलब इंग्लिश में देखते हैं तो सॉफ्टवेयर अप्रोच इज रिलेटेड टू इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। तो ध्यान देना दोस्तों, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का मतलब होता है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट से। सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री कठोर उपागम के उदाहरण हैं। जो ऑडियो विजुअल एड्स आर एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर अप्रोच, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि हार्डवेयर ही होते हैं दोस्तों वो। श्रव्य दृश्य सामग्री अधिगम अंतरण की संभावना कम कर देते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स डिक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आपको पता है ऑडियो विजुअल ये कहता है कि ऑडियो विजुअल जो एड होते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री, उससे अधिगम कम होता है बालकों को, इसका कहने का मतलब है। जबकि ऐसा नहीं है, जब बालकों के सामने श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग से हम शिक्षण कार्य करते हैं तो बालकों को और अच्छे से अधिगम होता है। तो यह असत्य कथन है, इसका मतलब हमारा आंसर हो गया 3 नंबर का। चलो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर सह अनुदेशन के लिए किन विशेषताओं की आवश्यकता होती है? कंप्यूटर सह अनुदेशन, विच एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर एडेड जो इंस्ट्रक्शन होता है, इसके लिए हमें इन 4 में से किसकी आवश्यकता होती है? प्रोग्रामर की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर इंजीनियर की आवश्यकता होती है, सिस्टम ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। इट मीन्स तीनों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो 4था नंबर का हमारा आंसर यहाँ पर हो गया है कि सत्य कथन को ढूंढना है। तो हर्बर्ट का जो शिक्षण प्रतिमान है वो चिंतन स्तर का नहीं है। मॉरिसन का जो शिक्षण प्रतिमान है वह बोध स्तर का है। हंट का जो शिक्षण प्रतिमान है वह स्मृति स्तर का नहीं है। कहने का मतलब जो सत्य कथन है वो 2nd नंबर का है कि मॉरिसन का जो शिक्षण प्रतिमान है वो बोध स्तर का है। मॉरिसन मॉडल ऑफ टीचिंग इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। बाकी पहला और तीसरा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। अगले प्रश्न की हम बात करें कि निम्न में से कौन सी शिक्षण की उच्च प्रविधि नहीं है? शिक्षण की उच्च प्रविधि नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक फॉर हायर टीचिंग। हायर टीचिंग के लिए वाद विवाद, प्रश्नीकरण, सम्मेलन और कार्यशाला। तो क्वेश्चनिंग जो है, प्रश्नोत्तर करना, ये छोटे छोटे बच्चों में हम कर सकते हैं, प्राइमरी लेवल पर, एलिमेंट्री लेवल पर। डिस्कशन हम जो अच्छा लेवल होता है, बड़ा लेवल, मतलब सीधी बात सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन वाले बच्चे उनके साथ कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वर्कशॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पहला आंसर आ जाएगा हमारा जो उच्च मतलब शिक्षण की उच्च प्रविधि नहीं मानी जाती वो है क्वेश्चनिंग, है ना, प्रश्नीकरण। अगला प्रश्न है हमारा, दूरदर्शन का प्रयोग निम्नांकित रूपों में किया जा सकता है। तो दूरदर्शन का जो प्रयोग है हम इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टीवी एक्सपेरिमेंट, तो इन तीनों प्रकार से हम कर सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट 4th नंबर का हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, हमारे जो आज के जो प्रश्न थे, जो 30 प्रश्न जो हम रोजाना लेकर के आ रहे हैं, पुराने प्रश्नों से जुड़े हुए हैं, पुराने पेपर से जुड़े हुए हैं। तो आई होप आप सबको, देखो मैं सबको तो सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, लेकिन दोज स्टूडेंट्स हु आर सर्फिंग फॉर द ओल्ड क्वेश्चन पेपर and they are very bothering, so they should not bother, they just focus these videos. अगर आप लोगों को बस परेशानी है तो परेशान मत होइए, इन्हीं वीडियोस को फॉलो कीजिए, सिंपल सी बात है। क्योंकि जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे होते हैं ना, तो उनको तो सिर्फ मटेरियल चाहिए होता है, उनको फालतू का जो इधर उधर की बकवास नहीं चाहिए होती है। तो मैं जो ये चीज़ें आपके सामने तैयार कर रहा हूँ, देखो मेरा भी एक टाइम है, मैं भी अपना इंपॉर्टेंट टाइम दे रहा हूँ। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिनको ये वीडियोस पसंद नहीं आ रहे हों, लेकिन अगर आप लोग जैसे कहीं भी कोई भी काम करने में बिजी हों, तो आप अपने ईयरफोन अपने कानों में लगा सकते हैं और इजीली इन प्रश्नों को सुन सकते हैं और इनका आंसर सुन सकते हैं। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो एक्सपीरियंस ये है कि आप जितने पुराने पेपर्स को डिस्कस करेंगे उतने ही आपके लिए यूजफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग पुराने प्रश्नों को देखिए, पुराने प्रश्नों को देख करके आप हर पेपर को जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार दोस्तों कि भी 5-10 प्रश्न तो इधर उधर से वैसे ही आ रहे हैं। तो हो सकता है जब हम सभी सब्जेक्ट्स के 30-30 प्रश्न देखते हैं तो लगभग हमारे सामने 400-500 प्रश्न बन जाते हैं, और उन 400-500 प्रश्नों में से हमारा जो पेपर है वह सेलेक्ट हो जाता है, और हम आसानी से ज़्यादा मेहनत किए बिना ही हम अच्छे मार्क्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक स्मार्ट स्टडी इसी प्रकार से की जाती है दोस्तों, और स्मार्ट स्टडी ही आपका सिलेक्शन दिलवाएगी।
क्योंकि मेरा भी यही अनुभव है, हो सकता है आप लोग भी यही मानते हो, और यही मानते हो तो स्मार्ट स्टडी कीजिए, इन वीडियोस को फॉलो कीजिए। ओके दोस्तों, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले 30 प्रश्नों के साथ में। और मैं आपको एक आशा के साथ कहता हूँ कि आपको कल मैं सारे एड्स अवेलेबल करवा दूंगा, और जो इंग्लिश और साइकोलॉजी की क्लासेस हैं वो कंटिन्यूअसली हम कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।